Good morning to all of you, my dear students. I am R.K. Jedia in front of you. Today, I am going to describe what you should do in order to learn English, spoken as well as writing. And when you are aware of the basic of English, it becomes easy for you to crack any kind of competitive examinations. As the students try for different kinds of competitive examinations, they find themselves facing different kinds of problems related to basic grammar, basic English, basic words. So the base thing is very important for everyone to learn for learning a language. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के दौर में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग बोलने में, लिखने में, परीक्षाओं में सफल होने में और अपनी प्रेस्टीज बनाने में और हाई सोसाइटी मेंटेन करने में, वेल एजुकेटेड सोसाइटी मेंटेन करने में ये हमारे काफ़ी मददगार होती है। जहाँ तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सवाल है तो इंग्लिश इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑल्सो, कि व्हेन यू आर अवेयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज you are able to express yourself in English in front of anyone. Your personality itself is added, that is expressed in a very authentic way, that the person realizes that you too have some impressive personality. तो अपनी पर्सनालिटी को भी अच्छा करने के लिए हमें अंग्रेजी में बोलचाल करना आना चाहिए। तो आइए हम जो है कि चलते हैं कि इस इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के जर्नी पर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप सभी बहुत सारे छात्रों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी ग्रामर में, लेकिन आज हम लोग फिर से उन बेसिक चीज़ों का अभ्यास करेंगे और जानेंगे कैसे हम धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। और जो लोग को कोई दिक्कत होती है, अगर किसी प्रकार की समस्या होती है समझने में, तो वो मुझसे बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो है एक लैंग्वेज। लैंग्वेज, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि एज वी ऑल नो इट वेरी वेल, कि लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स विच इज़ एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो लैंग्वेज क्या होता है? अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, a source of communication। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स टू गिव एंड रिसीव। व्हेन टू persons express their ideas and receives each other's ideas or thought and then respond
it is known as communication. So language is a source of communication. जब दो व्यक्ति, टू पर्सन्स, एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, एंड रिसीव ईच अदर्स आइडियाज़, और एक दूसरे के आइडियाज़ को रिसीव करते हैं या थॉट को, एंड रिस्पॉन्ड, और उसका जवाब भी देते हैं, इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. तो यहाँ पर लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट? कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज़ created in our mind. लैंग्वेज क्या है? एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमारे विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने में और एक दूसरे के विचारों को समझने में मदद करता है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं. कम्युनिकेशन क्या है? कि व्हेन टू पर्सन्स express their ideas and receive each other's ideas or thoughts and respond, it is known as communication. उसको हम लोग communication कहते हैं. तो ये communication होता कैसे है? How is communication conducted? तो it is conducted only by the help of language. Language क्या है ये clear हो गया. After this, how a language learned. So how to learn a language? Since we all know that every language starts with word. सब दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं वो शब्द से शुरू होती है, और सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं लेटर्स, वर्ण होते हैं, तो वर्ड से शुरू होती है. बेस है वर्ड. Word we all know it very well, that what a group of letters giving some meaning. We all know it very well कि वर्णों का वह समूह जो कि कोई अर्थ देता है उसको हम लोग शब्द कहते हैं. तो we have divided the words into categories. First is content words, and second is structural words. Content words are, that is called meaningful words. These are noun, verb, adjective and adverb. There are four kinds of content words. Content means they are used only on the basis of their meaning. इसको हम लोग अर्थ के आधार पर इस्तेमाल करते हैं. स्ट्रक्चरल वर्ड्स को हम लोग ग्रामेटिकल वर्ड्स भी बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड ग्रामेटिकल वर्ड्स ऑल्सो, जस्ट लाइक प्रोनाउन, preposition, conjunction, auxiliary verb, WH word, articles. These are grammatical words. These are used on the basis of grammar. ये अपने मीनिंग के आधार पर नहीं बल्कि इनके अपने ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनका इस्तेमाल किया जाता है. तो व्हेन कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स बोथ आर यूनाइटेड और बोथ आर जॉइंड, दैट टाइम वी मेक अ सेंटेंस. सो
वी हैव लर्न हमने जाना कि शब्द एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ और शब्द को हम दो भागों में कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कंटेंट में हम लोग बांटे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ऑक्सिलरी, WH वर्ड्स, आर्टिकल, ये सभी आ जाते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स में। अब ज़रूरत है हमें इन सबको जानने की। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो ऑल ऑफ about it. So first of all, you have already learned in your junior classes or in your previous classes parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjections. Today I am going to teach you after that, that is, when words and words make a group, that time it is called phrase. It's a group of words that makes sense but not complete sense. Complete sense is called a phrase. What is a phrase? A group of words that makes sense but not complete sense is called a phrase. Example: in the corner. So here, this word group of words giving sense but not complete sense. On the table, group of words giving sense but not complete sense. Of great wealth, giving you sense but not complete sense. It's a group of words. So it is a phrase. The smallest unit of language is word, and after that phrase, then we come to clause and then sentences. So phrases are of different kinds: noun phrase, adjective phrase, and adverb phrase. Later on I'll teach you in detail, but today it's introductory class, so I am going to give you introduction of these all. After this, we come to know clauses. Clauses is what? A group of words that has a subject and a predicate containing a finite verb is called a clause. So, a group of words that has a subject and a predicate. शब्दों का वह समूह जिसका एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं. इट इज समटाइम्स a part of a sentence or sometimes it is
itself a sentence. कभी कभी ये किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है और कभी कभी ये खुद में एक सेंटेंस होता है, क्लॉज जो होता है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस भी देता है, ठीक है, और इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर भी होता है. सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, दैट हैज़ अ सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एंड अ प्रेडिकेट कंटेनिंग अ फाइनाइट वर्ब, जिसमें फाइनाइट वर्ब होता है. फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार बदल जाता हो, जैसे कि आई प्ले, लेकिन आई की जगह पर अगर ही सी इट नेम कोई आ जाता है तो उसमें ही प्लेज, शी प्लेज, तो पर्सन के हिसाब से वो चेंज होता है, तो उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब होते हैं. तो एक फाइनाइट वर्ब हो प्रेडिकेट में, उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं. ये कभी कभी एक सेंटेंस का हिस्सा होता है या कभी कभी अपने आप में एक सेंटेंस होता है. तो जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, शी आस्क्ड मी वेयर I was going. She asked me where I was going. अब इस सेंटेंस में दो पार्ट है कि she asked me एक पार्ट और दूसरा where I was going. The first part of the sentence and the second part of the sentence. So first part of the sentence is first clause, that is called principal clause. इसको principal clause भी बोलते हैं. The second part of the sentence is called second clause, और इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज, एससी भी बोलते हैं. सो देयर आर टू पार्ट्स इन दिस सेंटेंस. एवरी पार्ट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हो गया शी और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट हो गया, और प्रेडिकेट में आस्क जो है वो फाइनाइट वर्ब है. वेयर आई वॉज गोइंग, आई हो गया सब्जेक्ट और वाज गोइंग जो है वो प्रेडिकेट हो गया, है ना. तो बोथ द पार्ट्स हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कंजक्शंस. तो जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेस होते हैं तो उस समय वो कंजक्शंस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं या जॉइंट होते हैं. तो हमने देखा कि क्लॉजेस क्या होता है, व्हाट इज़ अ क्लॉज. तो क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और इट इज़ समटाइम्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, समटाइम्स इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. दूसरा हम लोग एग्जांपल इसमें देखते हैं कि आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क. तो ये भी एक क्लॉज है, इट इज़ ऑल्सो अ क्लॉज, but it has not a part, so it is a complete sentence in itself. इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, ठीक है. प्रेडिकेट में फाइनाइट वर्ब है ना. तो ये भी एक क्लॉज है. तो कभी कभी क्लॉज सिंगल भी होता है जो कि कंप्लीट सेंटेंस होता है, और कभी कभी क्लॉज जो है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है. नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. तो जैसे कि हम बताए थे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. लाइकवाइज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेस: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. सो बिफोर नोइंग द डिटेल ऑफ क्लॉज वी शुड कम टू नो सेंटेंस. सो हम पहले ही जान चुके हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं. अब हम लोग जान रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है, कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. जब भी हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में या किसी भी भाषा में, तो हम लोग कभी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कभी वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर वाक्यों का ही इस्तेमाल करते हैं. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो अबाउट द सेंटेंस. तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that
makes complete sense is called a sentence. Sentence is a group of words that makes complete sense is called a sentence. All the words in a sentence are put in a proper order according to the sense. According to the sense, they are put in proper order. Example, she has given me a book. She has given me a book. So here she is subject and has given me a predicate and group of words. It has verb and object and another noun also. So here it is making a complete sense. She has given me a book. So a sentence has two parts, subject and predicate. Subject and predicate has finite verb, object, main verb, like that. So किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें जो है पहले जानना है कि वो वाक्य का सेंस क्या है, हम कैसा वाक्य बनाने जा रहे हैं, उसके हिसाब से वो वर्ड्स को हम सजाते हैं प्रॉपर ऑर्डर में. इफ़ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सम सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन, जैसे इज शी हेल्पिंग यू, इज शी हेल्पिंग यू. सो ये क्या कर रहा है, ये एक सवाल पूछ रहा है. तो सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वो कंप्लीट सेंस देता है, और सभी वर्ड्स जो है किसी सेंटेंस में ग्रामर के रूल के हिसाब से प्रॉपर ऑर्डर में सजे होते हैं जैसा उनका सेंस होता है. और सेंटेंस बनाने में हमें दो भाग होते हैं, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रेडिकेट होता है. तो हम लोग ये जान गए कि सेंटेंस किसे कहते हैं. अब हम लोग आते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. सबसे बेसिक जो था वो वर्ड था, और उसके बाद जो है वो आपका स्टेप आ रहा है जिसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब भी इंग्लिश बोलेंगे या लिखेंगे तो उस समय हमें वाक्य बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और वर्ड्स को प्रॉपर वे में रखने की आवश्यकता पड़ेगी. तो वर्ड्स को प्रॉपर वे में रखने के लिए हमें ये जानना होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और उनका वर्ड ऑर्डर क्या होता है. तो वर्ड ऑर्डर जानने के बाद ही हम जो है सेंटेंस बना पाते हैं. तो चूँकि इंग्लिश बोलने के लिए हम लोगों को ग्रामर को फॉलो करना है, और दूसरी चीज़ जो है हमें वर्ड पावर भी बनाना है. जितना वर्ड मीनिंग आपके पास होगा उतना आपके पास बोलने की शक्ति होगी. जस्ट एज अ बिल्डिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ब्रिक्स टू बी बिल्ट, कि विदाउट हैविंग bricks it is not possible for you to imagine a tall buildings. The more bricks you have got, the taller building you will have. Likewise, जितना words आपके पास होंगे उतना ही ज़्यादा आप भाषा में आगे बढ़ सकते हैं और वाक्य को बना सकते हैं. मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता दूंगा, लेकिन आगे लेकर जाना आपका काम है, उनका प्रैक्टिस करना आपका काम है. तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस.
जब आप सेंटेंसेस जान जाते हैं, वर्ड्स जान गए, अब आप सेंटेंस जान जाते हैं, तो सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे रखना है, इसको हम जानते हैं। इसके जानने के बाद फिर हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना, तो वो हम टेंस में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते जाएंगे और इसका स्टेप जैसे टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, यूजेस ऑफ कंजक्शंस, यूजेस ऑफ क्लॉजेस, ये सभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक में चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला टाइप है असर्टिव। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आज आपको बहुत बेसिक जानकारी दी जा रही है इतने दूर तक पहुंचने के बावजूद। देखिए, कोई भी चीज़ को जो है सीखने के लिए हमें बेस पॉइंट से ही चलना चाहिए। बेस पॉइंट से चलने से क्या होता है कि हमें हर चीज़ के बारे में पता होता है और तभी हम उसको पूरी तरह से जान करके उसके सवालों का हल कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग जो है क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम बोलचाल की भाषा में या लिखित भाषा में जितने भी वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं इन पांचों में से कोई एक होता है और उसी के हिसाब से हम जो है सेंटेंस को बनाते हैं। चूँकि हम लोग इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं तो इंग्लिश भाषा में जो वे ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस है वो हम लोगों को अब जानना है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस जान जाएंगे तो फिर उसके बाद हम कैसे असर्टिव सेंटेंस बनता है उसको जानेंगे। उस तरह से इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और ऑप्टेटिव है। चलिए आज आपको जो है पहला वाक्य बनाना सिखाते हैं कि कैसे कोई हम वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश। कुछ लोग इंग्लिश से बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। ऐसा नहीं है, इंग्लिश सीखना कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। अगर सिस्टमेटिक वे में यदि आप इसको सीखते हैं तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने अपना प्रॉब्लम्स मेरे सामने रखा और कहा कि सर मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लिख तो लेते हैं बट आई फाइंड डिफ़िकल्टीज़ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश। तो मैंने कहा कि ये जो डर है, ये हेजिटेशन है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि जब हम कोई चीज़ को जान रहे हैं लेकिन उस चीज़ का अभ्यास नहीं किए हैं कभी भी, और किसी के सामने उस चीज़ को बोल करके उस चीज़ पर कंफर्म नहीं होते हैं, तो लगता है कि अरे मेरे बोलने से हो सकता है गलतियाँ हो जाए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है मुझसे गलतियाँ हो जाए। तो ये जो गलतियाँ हैं, इन गलतियों को दूर करने का एकमात्र तरीका है अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर कोई आदमी अभ्यास करता है धीरे धीरे तो वो उस चीज़ में महारत हासिल कर लेता है। कि कहा जाता है कि वो वरदराज की कहानी तो आपने सुनी होगी कि ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल और मोरओवर ही वॉज वेरी डल in the beginning of his life, but when he realized, having seen the rope and the
ditches which was made on the brink of a well. While he was passing through that way, and he saw, felt himself thirsty, or he went near went to the well, and he saw that how the places were made, you can say a kind of ditches made by placing the things. तो उन्होंने देखा कि रस्सी के रगड़ने से कुएं पे मुंडेर पर दाग हो सकता है, या पॉट्स को रखने से कुएं के बगल में ज़मीन पर गड्ढा हो सकता है. तो इफ़ आई प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, व्हाई कांट आई बिकम अ ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड. सो लाइकवाइज ही बिकेम लेटर ऑन अ वेरी रिनाउंड स्कॉलर ऑफ संस्कृत. तो यदि उसके बाद एक कहावत बने कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान. तो यदि अगर हम बार बार अभ्यास करें कोई चीज़ को, तो निश्चित तौर पर जो है हमें उस चीज़ में पारंगतता हासिल हो जाती है, उस चीज़ पर हम पूरी तरह से निपुण हो जाते हैं. तो आपका कॉन्फिडेंस फिर आता है, और फिर जो है आप बहुत दूसरे के सामने जा कर के आप अपने कॉन्फिडेंस को दिखलाते हैं. तो इंग्लिश में भी वैसा ही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आप धीरे धीरे इसको सीख जाइए. पहले सीखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, और एक दूसरे के साथ आप बातें कीजिए, और फिर उसके बाद अपने द्वारा कहे गए वाक्यों के प्रति आप कन्फर्म होइए. किसी बेटर, किसी एक्सपीरियंस्ड, किसी गुड स्पीकर को आप अपने सामने रख कर आप उनके सामने प्रैक्टिस करें. तो इससे क्या होगा कि आपकी गलतियाँ भी पकड़ी जाएगी, और आपको सजेशन भी मिल रहा है कि आप में सुधार क्या क्या होना चाहिए. लेकिन जानकारी सबसे पहली ज़रूरत होती है. तो चलिए आज हम जो है जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस. तो सबसे पहले में है हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं. असर्टिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है, वो सेंटेंस कैसा होता है? वो होता है कि द sentence that asserts or states something is called an assertive sentence. Assertive sentence. अब ये कहते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो असर्ट्स करता है, असर्ट्स मीन्स दावे के साथ कहता है, या स्टेट्स करता है, या अपनी बात को रखता है, व्यक्त करता है, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. अर्थात अपनी बात को सामने वाले के सामने रखना. अगर हमारे सामने कोई है तो उसके सामने हम अपनी किसी बात को रख रहे हैं, या किसी जानकारी को दे रहे हैं, या कोई सूचना रख रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. एग्जाम्पल के तौर पर, he will do it tomorrow. अब यहाँ दे रहे हैं कि वह इसको करेगा, या इस काम को करेगा. डू दिस वर्क भी बोल सकते हैं. टुमारो यानी आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि वह इसे कल करेगा. यानी आपको एक दावे के साथ कहा जा रहा है, या व्यक्त किया जा रहा है, एसर्ट्स किया जा रहा है. तो ये एसर्ट्स कर रहा है. अब क्या है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ एसर्टिव्स. एसर्टिव को हम लोग दो तरह से बांटते हैं, दो भाग में बांट लेते हैं. पहला है एफर्मेटिव, और दूसरा है निगेटिव. पहला है एफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव. तो हम लोग दो भाग में इसको बांटे हैं असर्टिव सेंटेंस को. यानी हम लोग इन्फॉर्मेशन दो तरह से देते हैं, एक एफर्मेशन में देते हैं और एक निगेशन में देते हैं. तो जब एफर्मेशन में देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं. क्या कहते हैं उसको? पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं. जैसे देखिए,
affirmative. Affirmative means it states positively. ये कोई भी चीज़ को पॉजिटिवली बताता है, यानी वो हाँ में जानकारी देता है या हाँ में व्यक्त करता है. स्ट्रक्चर इसका होता है, यानी सेंटेंस की जो बनावट होती है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग वर्ब रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट्स रखते हैं. यानी इसका बनावट होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स. जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश. शी स्पीक्स इंग्लिश. सी सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश. शी स्पीक्स इंग्लिश. अब नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव असर्टिव. नेगेटिव में क्या होता है, इसको नेगेटिव एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं. नेगेटिव एफर्मेटिव यानी इसी का नकारात्मक रूप. इट स्टेट्स नेगेटिवली. ये हमें नकारात्मक जानकारी देता है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स. इसमें हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं. जैसे शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच. शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच. अब यहाँ पर डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसमें लगा दिए, स्पीक लगा दिए. तो हम लोग कोई भी चीज़ जो है सेंटेंस जब बनाते हैं तो दैट टाइम देयर इज स्ट्रक्चर्स, वी हैव टू फॉलो दैट. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स वी हैव टू पुट द वर्ड्स इन ऑर्डर. सो यही है ऑर्डर एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एफर्मेटिव बनाने का. अगली क्लास में हम जानेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर्स, कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, कैसे वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं. तब तक आशा करते हैं कि आप लोग एफर्मेटिव और नेगेटिव को एक बार अपने से प्रैक्टिस करेंगे घर पर, या तो आप ट्रांसलेशन की बुक लेकर ट्रांसलेशन बना सकते हैं, और या फिर अपने से भी इंग्लिश में कुछ सेंटेंस एफर्मेटिव के और नेगेटिव के बना सकते हैं. और यूजेज ऑफ वर्ब्स की जानकारी मैं आपको टेंस में दूंगा जब टेंस बताऊंगा. लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इतना ही बता रहा हूँ कि ऑर्डर क्या होना चाहिए और वो सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद.